मशहूर गीतकार जावेद अख्तर साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया जो इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति की जगह जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी है उस पर उन्होंने ट्वीट किया कि स्टैच्यू की चॉइस तो अच्छी है, बट ये अच्छा नहीं लगेगा कि चारों तरफ से ट्रैफिक घूम रहा है और नेताजी वहाँ खड़े होकर सल्यूट कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जावेद जी, आप रहते हैं मुंबई में। मुंबई में तो आपको ट्रैफिक के अलावा कुछ दिखता नहीं है। कभी दिल्ली आइए, हमारा न्योता स्वीकार करिए। कभी आए हैं आप दिल्ली? कभी आपने इंडिया गेट देखा भी है? कभी आपने इंडिया गेट के चारों तरफ कभी कुछ देखा है? वहाँ ट्रैफिक तो दूर, वहाँ कोई साइकिल भी नहीं चला सकता। तो आपको तो ये सब पता ही नहीं है, फिर भी अंधाधुंध कमेंट करते रहते हैं। और इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि भाई, नेताजी का नाम सुन के ही लोगों को मिर्ची क्यों लग जाती है? खास तौर से सोशल मीडिया पे देखिए आप, जैसे ही कहीं पे नेताजी का नाम आता है वहाँ पे लोगों को मिर्ची लग जाती है, और ख़ास तौर से हमारे कांग्रेस। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि जावेद जी, हमारे पूरे भारत में ऐसी कई प्रतिमाएं लगी हुई हैं। कहीं कोई नमस्ते कर रहा है तो कहीं कोई हाथ उठाए हुए है, तो अलग अलग तरह के। हाँ, वो बात अलग है कि वो सारी प्रतिमाएं कांग्रेस की हैं, आई मीन गांधी फैमिली की हैं, और कांग्रेस ने लगाई थी, तो उस पर तो आप कुछ कह नहीं सकते हो। और इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि चिचा, ओ भोले भाले चिचा, तुम बहुत दुखी आत्मा हो यार, कसम से बहुत दुखी आत्मा हो। एक बिजनेस वेबसाइट के अनुसार गौतम अडानी अब मुकेश अंबानी और मार्क जकरबर्ग से भी ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। तो भाई, वो तो होना ही था, बिल्कुल होना था। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि भैया, उन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था ना, उस प्रोजेक्ट के जो बैक एंड डेवलपर हैं वो हमारे मोदी जी हैं। समझ रहे हैं आप क्या डेवलपमेंट किया उन्होंने? मतलब बैक एंड पे बैठ के जो उन्होंने कोडिंग की है, तो बैक एंड डेवलपर मोदी जी हैं, तो प्रोजेक्ट तो हिट होना ही था। और इसलिए हम ये भी कहेंगे कि अगर 2024 में मोदी जी ने फिर से बैक एंड में बैठ के डेवलपमेंट शुरू कर दिया, तो मार्क जकरबर्ग हो या फिर एलन मस्क हो या कोई भी हो, सबको इंडियन की सिटीजनशिप चाहिए होगी। बिल्कुल किसी भी कीमत पे वो इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए पागल हो जाएंगे। 2024 में देखिए, हमारे यहाँ रेत माफिया, खनन माफिया, लोहा माफिया, इन सब की चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन इन सबकी चर्चाओं के बीच एक माफिया जो है वो बाजी मार ले गया। वो है मफलर माफिया। जी हाँ, ठीक सुना आपने, मफलर माफिया। इन सारे माफियों के बीच मफलर माफिया ने बाजी मार ली, आप खुद ही देख लीजिए। पूरे देश में उनको मैं सबसे भ्रष्ट मिला। प्रधानमंत्री जी को मेरे ऊपर उन्होंने सीबीआई की रेड करा दी। सीबीआई की रेड में उनको 3 मफलर मिले हैं बस। मोदी जी ने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड कराई थी। उस रेड में 4 मफलर मिले थे। मेरे घर आए, सारे आए, पुलिस, इतनी पुलिस आई, बेडरूम तक पहुंच गए। बेडरूम भी सारा छान मारा। उनको 10 मफलर मिले अनअकाउंटेड। पुलिस मेरे बेडरूम में गई थी जी। मेरे ऊपर, मेरे दफ्तर पे सीबीआई की रेड हुई थी जी। क्या मिला उनको? 11 मफलर मिले जिनका हिसाब किताब नहीं था। देखा आपने, सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस हुई है, सबसे ज़्यादा जो आगे बढ़ा है वो है मफलर माफिया। और किसकी कृपा है आप जानते ही हैं। केरला गवर्नमेंट ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। भाई, हुआ यूं कि जो केरला के सीएम हैं वो दुबई में किसी से मिल रहे थे, कुछ मीटिंग वगैरह अटेंड कर रहे थे, और उन्होंने पैंट शर्ट पहन के रखी हुई थी, और इस एम्प्लॉय ने उनका वीडियो बनाया और शेयर कर दिया। जैसे ही वीडियो बना के शेयर किया गया, केरला गवर्नमेंट ने उस एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया। आप समझ रहे हैं? अगर आप फोटो देखें तो आपको कहीं सब दिखेगा नहीं कि वो मतलब कुछ गलत पहने हुए हैं। फर्स्ट क्लास पैंट शर्ट पहने हुए हैं, शर्ट को टक इन किया हुआ है, फिर भी सस्पेंड कर दिया। केरला सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का देश ही कहेंगे भैया। इंडिया में तो हमें नहीं लगता अब केरला है, क्योंकि इंडिया में किसी भी स्टेट में ऐसा तो नहीं होता कि कोई पैंट शर्ट पहन के या कुछ दूसरे कपड़े पहन के करके। मैं मोदी जी को देख लीजिए भैया, उनने तो सब कुछ पहन लिया। तो केरला को हमें लगता ही नहीं हम इंडिया में काउंट करें, वो अलग ही देश है। और उस देश को चलाने वाले राहुल भैया, यही है क्या डेमोक्रेसी?
freedom of speech, freedom of expression. What about freedom of wearing clothes? ये डेमोक्रेसी है? सोचिए अगर बीजेपी के किसी स्टेट में ये हुआ होता तो क्या होता? तो भैया बवाल काट दिया जाता, खास तौर से कांग्रेस बवाल काट देती। जाते जाते हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, आप पहले वीडियो देखिए। Chinese have a very clear vision of what they want to do. They are very, very clear about what they want to do. And one second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. Rahul ji, this is utter nonsense. Pakistan and China are together from a long time. Pakistan gifted Saksham Valley to China in 1970s under Nehru's watch. Nothing was done. They signed a nuclear collaboration. Nothing was done. I mean, from India, nobody objected, right? They signed this back in 1970. And who can forget 2013 CPEC, China-Pakistan Economic Corridor? Who can forget? So please do your research first. माफ़ कीजिए, वो उनको सुन के ना मैं भावनाओं में बह गया था, अंग्रेजी बोलने लगा था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और चाइना तो हमेशा से साथ थे। 1970 के दशक में जब पाकिस्तान और चाइना आपस में गुलमुल कर रहे थे, तब नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। 2013 तक उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, अपना खुद का इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लिया। तो भैया इसलिए हम ये कहेंगे कि राहुल जी प्लीज़ हॉर्लिक्स पीजिए और पिलाइए भी अपने कार्यकर्ताओं को, या उनको ज़रूर पिलाइए जो आपकी स्पीच लिख के देते हैं। बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।